बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, आप लोग स्क्रीन में देख रहे हैं इको 402 का हमारा लेक्चर है, लेकिन लेक्चर मैंने 18 ओपन किया हुआ है। जब तक हम आफ्टर मिड लेक्चर रिकॉर्ड करने लगे हैं तो लेक्चर 19 होना चाहिए था। 18 में इसलिए ओपन किया हुआ है क्योंकि हमारा 18, 19, 20 और 21 ये चार जो लेसन हैं ये चारों थ्योरी ऑफ कास्ट के हैं। ठीक है, तो 19 पढ़ने से पहले थोड़ा सा 18 को मैं सिर्फ गो थ्रू कर रहा हूँ 2 मिनट में, ताकि हमें पता हो कि हम 19 में क्या पढ़ रहे हैं। 18 में हमने कॉस्ट के हवाले से पढ़ा, जिसमें अकाउंटिंग इकोनॉमिक कॉस्ट हमने डिस्कस की, सम कास्ट, मुख्तलिफ किस्म की कॉस्ट। बेसिकली हम जो एक्चुअली कॉस्ट पढ़े होते हैं वो दो तरह की होती है, फिक्स कास्ट, वेरिएबल कॉस्ट, ये हमने पढ़ी हुई है। ठीक है, उसके बाद फिर हमने मार्जिनल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट, चेंज इन क्वांटिटी, ये कुछ हमने इक्वेशंस भी सीखी थी। फिर हमने कैपिटल लेबर के हवाले से बात की थी। ये WL बेसिकली वेजेस ऑफ लेबर है, और मार्जिनल प्रोडक्ट आ गया। फिर हमारे पास आता है ये कुछ आगे ग्राफ आ गया, टोटल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, ये कुछ हमने पढ़े थे। ठीक है, अब हम लेसन नंबर 19 पे आते हैं। लेसन नंबर 19 में जो शुरू कर रहा है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात शुरू कर रहा है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारे पास क्या होता है जी? कॉस्ट ऑफ कैपिटल है जी इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट रेट और वैल्यू ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है। सबसे पहली बात, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से मुराद क्या है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल से मुराद ये वही है जो हम उसमें बिजनेस फाइनेंस में भी पढ़ चुके हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन इसकी कैलकुलेशन इकोनॉमिक्स के लिहाज से करेंगे, इसका फार्मूला डिफरेंट होगा। हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल का फार्मूला जो वहां पढ़े हैं जी वो नहीं है, इकोनॉमिक के अपने फार्मूलाज है, तो हम उन्हीं पे बात करेंगे। हमारे पास है जी, वो कहते हैं जी कॉस्ट ऑफ कैपिटल का जो फार्मूला है वो है जी इकोनॉमिक का डेप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट रेट मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ कैपिटल। यानी कि हमने कितना कैपिटल, उसकी वैल्यू लेंगे, और वो वैल्यू, वो बुकिश वैल्यू जो मौजूदा होगी वो लेंगे। इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन की जो सालाना डेप्रिसिएशन है वो लेंगे, और जो मार्केट में इंटरेस्ट रेट प्रिवेल्स कर रहा है वो लेंगे, ताकि हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल फाइंड आउट कर सकें। इसमें सीधी सीधी बात अगर आती है कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं, उसने एग्जाम्पल दिया है, उस एग्जाम्पल को हम पुट करते हैं। वो कहता है जी मैंने एक त्यारा परचेज कर रहे हैं एयरलाइन, जिसकी कीमत $150 है, और उसकी यूजफुल लाइफ 30 साल है। अब देखिए 150 मिलियन है, 30 साल पे डिवाइड करें तो आपकी 5 मिलियन की इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन निकल आई, प्लस आ गया इट्स एनुअल डेप्रिसिएशन 5 मिलियन आ गई, उसने खुद ही कैलकुलेट कर दी है। इंटरेस्ट रेट 10% है, इंटरेस्ट रेट 10% आ जाएगा, और वैल्यू ऑफ कैपिटल 150 मिलियन आ जाएगा। सीधा सीधा ये क्वेश्चन आ गया, 10% 150 मिलियन लेंगे तो 15 मिलियन आ जाएगा, और 15 मिलियन में 5 मिलियन ऐड करेंगे तो 20 मिलियन हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगी। पहले साल हमें 20 मिलियन जो है वो कॉस्ट बियर कर रही है जी। अगर दूसरे साल, 30 साल, 5वें साल, ये 10वें साल की वो बात कर रहे हैं, तो 10वें साल में आते हैं तो 5 मिलियन प्लस 0.5 इंटू 1 मिलियन हो है, ये 150 मिलियन होना चाहिए। 100 मिलियन क्यों है? क्योंकि 10 साल गुजरने के बाद हर साल जो 5 मिलियन की डेप्रिसिएशन माइनस हो रही है, वो माइनस होते होते ये 100 मिलियन रह गया। सो दैट्स वाई कि जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो ले रहा है वो उसमें वो डेप्रिसिएशन माइनस कर रहा था। अगर आप फार्मूला देखें तो ये ऊपर वाले से नीचे वाला फार्मूला डिफर करके है। ये डिफर इसलिए करके ये वैल्यू ऑफ ने प्रेजेंट बुक वैल्यू लेनी है। तो प्रेजेंट बुक वैल्यू कैसे आएगी? जो इनिशियल वैल्यू है उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करके, माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जितनी भी डेप्रिसिएशन है वो सारी माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी, जिसका वैल्यू ऑफ कैपिटल या प्रेजेंट बुक वैल्यू, या ये चीज। ठीक है, तो 10वें साल जाके आपकी कॉस्ट जो है वो 15 मिलियन रह गई। अब ये कहां से ऐसे ऐसे रिड्यूस हो जानी है, यानी कि दूसरे साल 145 मिलियन होना है, तीसरे साल 140 मिलियन, 135 मिलियन है, 10वें साल 100 मिलियन रह गया। ठीक हो गया जी। अब रेट पर डॉलर डेप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल, रेट निकालना हो तो रेट का फार्मूला, आर का फार्मूला डेप्रिसिएशन रेट प्लस इंटरेस्ट रेट है। अब डेप्रिसिएशन रेट तो हमने फाइंड नहीं किया, लेकिन हम फाइंड कर सकते हैं कि जी 5 मिलियन ओवर 150 मिलियन, तो इसको आप डिवाइड करें तो ये 1 ओवर कितना आ जाएगा, 1/30 आ गया, तो ये आ जाएगा 0.0333।
और 3.33%। तो हमारी डेप्रिसिएशन एक साल की 3.33% प्लस 10% रेट ऑफ रिटर्न, तो आपका आ गया 13.33%। ओके जी, आगे चलेंगे। एजम्पशंस में क्या है, टोटल इनपुट लेबर और कैपिटल दोनों लेनी है। प्राइस ऑफ लेबर वेज रेट से होगा, प्राइस ऑफ कैपिटल या डेप्रिसिएशन रेट प्लस इंटरेस्ट रेट आएगा। नेक्स्ट आ जाए, कैपिटल इज रेंटेड, वुड इट चेंज द वैल्यू ऑफ आइसो कॉस्ट इज, हाँ अब यहाँ पे आइसो कॉस्ट लाइन आएगी। आइसो कॉस्ट एक कॉस्ट कैलकुलेट करने का मेथड है, जो ग्राफिकली हम मेथड कैलकुलेट करते हैं। इसमें हम क्या लेंगे, कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, सी है जी, सी को कैलकुलेट करेंगे इक्वल टू वेज रेट ऑफ लेबर प्लस रेट ऑफ कैपिटल। के जो है वो कैपिटल को डिनोट कर रहा है। ओके जी, नेक्स्ट आ जाएगा जी, सी बेसिकली कॉस्ट को डिनोट कर रहा है। तो आइसो कॉस्ट लाइन शोज द कॉम्बिनेशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल दैट कैन बी परचेज फॉर द सेम कॉस्ट। रीराइटिंग सी लीनियर, इसको रीराइटिंग करेंगे थोड़ा सा, उसने कैपिटल को निकाल लिया है और उसी को रीराइट करके ये चीज बना दी है। नेक्स्ट आएंगे, अगर स्लोप फाइंड करते हैं तो स्लोप में बेसिकली क्या होता है हमारे पास, ये चीज जब चेंज फाइंड कर रहे होते हैं तो उस चेंज को हम स्लोप कहते हैं, ये स्लोप कहलाता है। हम जब स्लोप फाइंड कर रहे हैं तो वो आ जाएगा माइनस डब्ल्यू ओवर आर, वेज वेज इज ओवर रेट ऑफ कैपिटल। कुछ अगर ग्राफ आता है, ग्राफ को जरा डिटेल में पढ़ते हैं, बात समझ आ जाएगी। देखिए जी, हम L1 ये लेबर है हमारी, और K1 इस पोजीशन पे है कि एक लिमिट तक लेबर हम यूज कर रहे हैं और कैपिटल यूज कर रहे हैं और हम पॉइंट ए पे फॉल कर रहे हैं। अगर हम लेबर को डिक्लाइन करते हैं, ठीक है, तो अल्टीमेटली हमें कैपिटल इंक्रीज करना पड़ेगा। या ये कह लें कि हम कैपिटल इंक्रीज करते हैं ताकि हम अपनी लेबर को डिक्लाइन कर सके, तो हम इस पॉइंट पर पहुंच जाते हैं, ठीक है। और अगर हम लेबर इंक्रीज करते हैं और हम कहते हैं जी मैं कैपिटल कम इन्वेस्ट करना है, लेबर ज्यादा इन्वेस्ट करनी है, तो हमारा ये पॉइंट बनेगा। और अल्टीमेटली एक टेंजेंट लाइन बन रही है K2 और L3 पर, ए पॉइंट की, और आगे Q1 और ये Q1 हमारे पास आ रहा है। ये सारा सोल्यूशन क्या करता है, इसको इंटरप्रेट करते हैं तो बात समझ आ जाएगी। ये सारी चीजें यहाँ पे वही कैलकुलेशन कर रहा है। मिनिमम कॉस्ट ऑफ गिवन आउटपुट विल अकर व्हेन ईच डॉलर ऑफ इनपुट एडेड टू प्रोडक्शन प्रोसेस विल ऐड इक्वल अमाउंट ऑफ आउटपुट। वो कहते हैं जितनी कम हम अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे हम उसी हिसाब से आउटपुट हासिल कर सकते हैं। यहाँ पे एक और चीज ध्यान में रखिएगा कि आप इसको इस तरह से कंसिडर कर सकते हैं इस ग्राफ में, कि जो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज होती हैं वहां पे सरमाया कम चाहिए होता है और लेबर ज्यादा चाहिए, और जो कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज हैं उनमें लेबर कम चाहिए होती है, सरमाया ज्यादा ज्यादा चाहिए होता है। इसकी सिंपल सी मिसाल है कि आपकी ये जो है, हम राव वाली से आगे चले जाए ना, गुजरावाला में, राव गुजरात की तरफ जाते हुए, तो राव वाली क्रॉस करके कुछ सोप फैक्ट्रीज आती हैं, साबुन बनाने की फैक्ट्रीज है। मैंने एक फैक्ट्री विजिट की थी वहां पे, तो उनका सारा सिस्टम जो है वो साबुन बनाने का वो सारा ऑटोमेटिक है। तो वहां पे चंद लेबर, चंद लोग थे, को 8-10 मजदूर काम कर रहे थे उस मशीन को मैनेज करने के लिए। जहाँ पे मैनुअल फोर्स रिक्वायर्ड है सिर्फ वहां पे थे, और बल्क में साबुन प्रोड्यूस हो रहा था, जबकि लोग वहां पे 8-10 ही थे। क्यों? क्योंकि वो इंडस्ट्री कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है, वहां पे लेबर फोर्स कम चाहिए, कैपिटल ज्यादा रिक्वायर्ड होगा। ये इस सारे प्रोसीजर का मतलब है बेसिकली। आपको ये थोड़ी सी वर्किंग भी समझा दें। उसने MRTL, ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन फाइंड किया है, चेंज इन कैपिटल ओवर चेंज इन लेबर, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर अब मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल। ये एक फार्मूला है, उसके बाद उसने उसको चेंज करके स्लोप वगैरह फाइंड करके इसकी जगह चेंज पीछे हम वैल्यू पुट करके तो फिर इन दोनों को उसने इक्वल कर दिया और रीराइट किया, तो MPL ओवर W MPK ओवर आ रहा हमारे पास आ गया। मिनिमम कॉस्ट कॉम्बिनेशन कैन देन बी रिटर्न एज, ये मिनिमम आपका कॉस्ट कॉम्बिनेशन है। इसमें आप जो चीज भी कम करना चाहें कर लें, जो चीज भी ज्यादा करना चाहें कर लें। लेबर ज्यादा करेंगे और भी वेज रेट ज्यादा हो जाएगा, कैपिटल ज्यादा करेंगे तो उसका रेट ज्यादा हो जाएगा, तो अल्टीमेटली ये चीजें इक्वल रहेंगी। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं, फैक्ट ऑफ इफ्लुएंट फीस इन फॉर्म्स इनपुट चॉइसेस। जी एक प्रॉपर बेस्ट वन एग्जांपल को दे रहा है कि उसने एक्स एक्सिस पे हमारे पास वेस्ट वाटर लिया और वाई एक्सिस पे उसने कैपिटल मशीन आवर्स पर मंथ ले लिया। ये वेस्ट वाटर है जो कि कह लें कि कंपनी जो है जो वाटर का वेस्ट होता है उसको आप इसकी मिसाल मेरे ख्याल है वो हाँ टन ऑफ स्टील,
ये जो स्टील प्रोड्यूसिंग है, जो सरिया बनाने वाली कंपनी है, वो वेस्ट वाटर को बाहर फेंक रही है। तो अगर गवर्नमेंट क्या कहती है, गवर्नमेंट कहती है कि हम इस पे $10 का पर लीटर या पर गैलन जो है पर मंथ वो हमने लगा दिया, टैक्स लगा दिया, या उसकी फीस लगा दी कि जितना वेस्ट हम निकालेंगे पर गैलन वाटर के हिसाब से आपको $10 पे करने पड़ेंगे या ₹10 पे करने पड़ेंगे। अब उससे क्या होगा, कंपनी की कॉस्ट इंक्रीज कर जाती है। तो कंपनी क्या करेगी, अपने जो गैलन्स हैं उनको बढ़ाने के बजाय जितनी गैलन्स बढ़ाएगी उसे कंपनी का कैपिटल कम हो जाएगा। कंपनी के अपने गैलन्स को कम कर लेती है, अपने कैपिटल को बढ़ा लेती है, ताकि कंपनी मशीन आवर्स को यूज करके तो अपने स्टील को प्रोड्यूस करे, ना कि वेस्ट वाटर से। ठीक है, मशीन को ज्यादा चला लें, वेस्ट वाटर ना निकाल लें और कास्ट को कंट्रोल कर लें। ये अक्सर गवर्नमेंट्स भी इसी तरह करती हैं, कास्ट को वेस्टेज को कंट्रोल करने के लिए वेस्टेज पर फीस लगा दी, तो फिर वो लोग कैपिटल इंटेंसिव पे आ जाते हैं कि मशीनरी इस तरह की यूज कर लेंगे ताकि उनका वेस्टेज ऑफ वाटर कम से कम हो। ये यहाँ पे उसको ये चीज वो बता रहा है कि देखें, पहले हमारे पास 10,000 गैलन वाटर हम वेस्ट करते थे और उस पर हमारी जो कॉस्ट आती थी वो सिर्फ $2,000 आती थी या $2,000 आती थी। गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने उस पर टैक्स लगा दिया। Prior to regulation of the firm chooses produce an output of 10,000 gallons of water and 2,000 machine hours। ये और रेगुलेशन क्या लगी, फॉलोइंग imposition for the effluent fee of $10 per gallon, the slope of ISO cost changes will higher the cost water to cost no combination B is selected। अब जब उसमें $10 कॉस्ट लग गई तो हमारी कॉस्ट इंक्रीज कर गई, तो वो क्या करेंगे, वो कहते हैं जब मशीन आज 3500 मशीन आज चला लेंगे, सिर्फ 5,000 गैलन हम पानी वेस्ट करेंगे ताकि हमारी कास्ट जो है वो कंट्रोल हो सके। इस तरह लेसन नंबर 20 है। लेसन नंबर 20 में उसने कॉस्ट ऑफ लॉन्ग रन शॉर्ट रन की डिस्कशन की है। क्या होता है कि शॉर्ट रन में तो हम कॉस्ट को अप एंड डाउन करके, कुछ जिस तरह पीछे था वाटर वेस्टेज वाला मामला हुआ, ये हमने फीस गवर्नमेंट ने चार्ज करना शुरू की, तो हमने मशीन आवर्स बढ़ा दिए ताकि हमारी कॉस्ट कंट्रोल हो सके। इस तरह का मामला होता है शॉर्ट रन में। इन द लॉन्ग रन हम बेसिकली चलते हैं एक्सपेंशन की तरफ। देखिए जी, लेबर पर ईयर जो है हम 50 फर्ज करें, लेबर उनकी वेजेस बात कर लेंगे, $50 वेज है और कैपिटल पर ईयर $25 कैपिटल लग रहा है। हम एक्सपेंशन करते हैं, हम वेजेस को 100 पे ले जाते हैं, कैपिटल हमारा 50 पे चला जाता है। फिर हम एक्सपेंशन करते हैं, वेजेस को 150 पे ले जाते हैं, कैपिटल हमारा 75 पे आ जाता है। इस तरह से हम जैसे जैसे बढ़ाते चले जाएंगे एक्सपेंशन पाथ, तो हम उसको राइटवर्ड शिफ्ट करते चले जाएंगे। द एक्सपेंशन पाथ इलस्ट्रेट द लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल दैट कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस ईच लेवल ऑफ आउटपुट। हर आउटपुट लेवल पे हम अपनी जैसे आउटपुट लेवल हम बढ़ाते जा रहे हैं, इन द लॉन्ग रन हमारी लेबर और कैपिटल बढ़ता चला जा रहा है। ये एक्सपेंशन पाथ को सेपरेटली वो शो कर रहा है। लॉन्ग रन वर्सेस शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व। जी, ये जो हमारी लाइन है, ये लॉन्ग रन का कॉस्ट कर्व है और ये जो बाकी हैं ये शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व है। इसमें हम लेबर कम कर लेंगे तो कैपिटल की इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर लेंगे, लेबर ज्यादा कर लेंगे तो कैपिटल की इन्वेस्टमेंट रिड्यूस कर लेंगे। ये शॉर्ट रन में होता है। इन द लॉन्ग रन हम ये कम ज्यादा नहीं करते, हम एक्सपेंशन की तरफ जाते हैं। ये कह लें कि शॉर्ट रन छोटी सोच कह लें कि लेबर कंट्रोल कर लो, कैपिटल बढ़ा लो, कैपिटल बढ़ा लो, कम कर लो तो लेबर बढ़ा लो। लॉन्ग रन में हम इन चीजों पर नहीं आते। लॉन्ग रन में हम कहते हैं जनाब लेबर को इंक्रीज करें, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करें ताकि हम अपने बिजनेस को फर्दर एक्सपैंड कर सकें। ओके जी, नेक्स्ट चलेंगे। इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इन केस ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इंक्रीज इन आउटपुट इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन आउटपुट इनपुट। जी, इकोनॉमीज ऑफ स्केल में क्या होता है कि हमारी आउटपुट जो है वो इनपुट से इंक्रीज कर जाती है, ज्यादा हो जाती है। कैसे? क्योंकि आउटपुट जो है इकोनॉमीज ऑफ स्केल में हमारी कॉस्ट कम हो जाती है, तो हम लो इनपुट से भी, लो कॉस्ट से भी ज्यादा चीजें प्रोड्यूस कर लेते हैं। Therefore the following true, इलास्टिसिटी ऑफ कॉस्ट जो है वो लेस देन 1 है, मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन एवरेज कॉस्ट। क्यों? क्योंकि हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल में आ रहे हैं, जैसे जैसे एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है उसकी कॉस्ट कम हो रही है और वो एवरेज कॉस्ट से कम ही होगी और अल्टीमेटली एवरेज कॉस्ट भी हमारी
रिड्यूस होती चली जाएगी, और एक टाइम आएगा जहां पे एवरेज कास्ट और हमारी मार्जिनल कास्ट सेम हो जाएगी। वो मैक्सिमम लेवल है हमारी इकोनॉमीज ऑफ स्केल का, इससे ज्यादा हम नहीं जा सकते। उससे आगे जाएंगे तो ऑब्वियसली हमारी मार्जिनल कॉस्ट फिर बढ़नी शुरू हो जाएगी एवरेज कॉस्ट से। द रिलेशनशिप बिटवीन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। लॉन्ग रन कॉस्ट विद कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, ये शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट है, शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट है, शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, ये सारा। और लॉन्ग रन एक तरतीब के साथ चल रहा है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आ रही। शॉर्ट रन में इन शॉर्ट ये समझ लें कि लॉन्ग रन में हम कंसिस्टेंट होते हैं, हमारी हर चीज डिसाइडेड होती है और हम तरतीब से काम करते चले जाते हैं। जिस तरह के जो जो कंपनीज अपने आप को मैच्योर कर लेती हैं, बेहतर उन्होंने अपने स्ट्रक्चर डिजाइन कर लिए, उन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन कर लिया, उन्होंने हर चीज को रिटर्न फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, उन्हें पता है कि कितना हम रॉ मटेरियल डालेंगे, कितनी चीज प्रोड्यूस होगी, तो अल्टीमेटली वो लॉन्ग रन में चले, लॉन्ग रन में उन्होंने अपने आप को इस तरह का बना लिया है, वो हर चीज उनकी कैलकुलेटेड है। लेकिन जो कंपनी एक्सपेरिमेंट कर रही होती है वो बेसिकली शॉर्ट रन में होती है। कभी मार्जिनल जो कॉस्ट बढ़ गई, कभी मार्जिनल कॉस्ट कम होगी, कभी एवरेज कॉस्ट बढ़ गई, कभी एवरेज कॉस्ट कम होगी। खैर आगे चलेंगे। जी, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है, आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज कर रही है, लेकिन बहुत स्लो प्रोसीजर में इंक्रीज कर रही है। What is the firm long run cost curve? The firm can change scale to change output in the long run. The long run cost curve is the dark blue portion of the short run average curve. ये जो हमारा ये जो लाइन चल रही है ना, ये अच्छा सॉरी, ये यहाँ से स्टार्ट हुई है, सॉरी, ये लाइन यहाँ से स्टार्ट हुई है, पहले डिक्लाइन हुई है और फिर आस्ता 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 इंक्रीज कर रही है। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है जी। लेकिन ये बहुत स्लो प्रोसीजर होता है, बहुत स्लो प्रोसीजर। जिस तरह शॉर्ट रन में बड़े रैपिड प्रोसीजर, रैपिडली कम और रैपिडली इंक्रीज कर गया, वो ये नहीं होता। जी, लेसन नंबर 21 है, प्रोडक्शन विद टू आउटपुट्स इकोनॉमीज ऑफ स्केल। हम दो आउटपुट इकोनॉमीज ऑफ स्केल एग्जिस्ट व्हेन द जॉइंट आउटपुट ऑफ सिंगल फर्म इज ग्रेटर देन आउटपुट दैट कुड बी अचीव्ड विद टू डिफरेंट फर्म्स ईच प्रोड्यूसिंग अ सिंगल आउटपुट। दो कलेक्टिव आउटपुट्स हम कर रहे हैं। हम पोल्ट्री फार्मिंग भी कर रहे हैं और साथ में एग्स का काम भी कर रहे हैं। हम चिकन भी मार्केट में भेज रहे हैं और साथ में एग भी मार्केट में प्रोड्यूस कर रहे हैं। ऑटोमोबाइल कंपनी कार्स और ट्रक्स कलेक्टिवली बना रही है। यूनिवर्सिटी टीचिंग और रिसर्च दोनों काम कर रही है। ये कलेक्टिव काम हो रहा होता है। अब देखें, हम ऊपर वाले दोनों छोड़ देते हैं, हम जो स्टडी कर रहे हैं तो स्टडी में आ जाते हैं, टीचिंग और रिसर्च में आ जाएं। तो जो टीचर्स हैं, जो पीएचडी स्कॉलर्स हैं, जो पीएचडी टीचर्स कर रहे होते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने थीसिस जो होते हैं, उनके जरिए पर थीसिस बड़े लेवल के होते हैं, रिसर्च बड़ी डेप्थ फॉर्म में बड़े लेवल की होती है। तो ऑब्वियसली वो पढ़ा भी रहे हैं और अगर स्टूडेंट से भी रिसर्च करवा रहे हैं, तो वो अपने ही थीसिस को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके अपने स्टूडेंट्स में डिवाइड कर देते हैं, उनसे रिसर्च करवाते हैं, उसको कलेक्टिव करते हैं और आगे जमा करवा लेते हैं। अब टीचिंग भी हो रही है, साथ साथ रिसर्च भी हो रही है, तो इससे क्या होगा, इससे पर यूनिट कास्ट कम हो जाती है। गो के टीचिंग सेपरेट हो रही हो, कोई और यूनिवर्सिटी रिसर्च कर रही है तो वो रिसर्च के सेपरेट पैसे पे कर रही है, टीचिंग सेपरेट पे हो रही है, तो वो एक कॉस्टली हो जाता है। तो यही बात वो कर रहा है कि अगर हम जॉइंट प्रोडक्ट बनाते हैं तो उससे हमारी कॉस्ट रिड्यूस होती है एज कंपेयर टू सिंगल प्रोडक्ट बाय सेपरेट फॉर्म। नेक्स्ट आएगा, ये सारी बातें यहाँ पे यही उसने की हैं। जी, नेक्स्ट हमारे पास है प्रोडक्शन ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। नेगेटिव स्लोप होता है, क्यों? क्योंकि देखें जी, नंबर ऑफ कार्स, नंबर ऑफ ट्रक्स है कि हम बिल्कुल कार्स बना रहे हैं और सिर्फ ट्रक्स बना रहे हैं, और दोनों जब मिल के कलेक्टिव बनाएंगे तो हम थोड़ी कॉस्ट में ज्यादा चीजें बना लेंगे। सो इट इज नेगेटिव स्लोप, कि बाहर की तरफ स्लोप होता है कि ये दोनों चीजें, जितना हम कार और ट्रक्स को मिक्स करेंगे, एक जैसी चीजें बनाएंगे, यानी कि आधी कार्स बना ली, आधी ट्रक्स बना ली, उतनी प्रोडक्शन हम ज्यादा कर लेंगे लो कॉस्ट में। अब एस सी है, डिग्री ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल स्कोप, मेजर द सेविंग इन कॉस्ट, सेविंग कॉस्ट इन कॉस्ट आ गया CQ1, CQ2, CQ1 एंड Q2। Q1 क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग क्वांटिटी वन, CQ2 कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग क्वांटिटी टू, और CQ1 Q2 जॉइंट कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग बोथ प्रोडक्ट्स। देखिए जी, लेवल कॉस्ट है और जॉइंट कॉस्ट है, तो अल्टीमेटली क्या आएगा उसमें, वो कॉस्ट रिड्यूस कर जाएगी। इसलिए देखें, ये कॉस्ट लहदा ऐड हुई है, ये लहदा ऐड हुई,
उसमें से जॉइंट की कॉस्ट उसने माइनस कर दी है, तो यही उसका सेव आता है कि उसने कितनी कॉस्ट सेव की है। कैसे ये फाइंड आउट होगा, मैं थोड़ा सा एग्जांपल फिजिकल बता देता हूँ कि देखें, अगर फर्ज करें हमारा 10 मिलियन यहाँ पे खर्च हुआ, 10 मिलियन इस पर ही खर्च हुआ, तो इन दोनों पर कलेक्टिवली 15 मिलियन खर्च हुआ है। तो 10 प्लस पर 10 20 माइनस 15 5 मिलियन आ गया। 5 मिलियन को हम डिवाइड कर देंगे 15 मिलियन से, अप्रोक्सीमेटली हमने 33% कॉस्ट सेव कर ली। ठीक है, इस तरह से ये कैलकुलेट होता है। इकोनॉमीज ऑफ स्कोप इन ट्रकिंग इंडस्ट्री, यहाँ पे इकोनॉमी ऑफ स्कोप क्या है? आर लार्ज स्केल डायरेक्ट होल्स चीपर एंड मोर प्रॉफिटेबल देन इंडिविजुअल होल्स बाय स्मॉल ट्रक्स। जी, तो कंपनी एक दो ट्रक बनाती है, छोटे ट्रक्स बना रही है, और एक कंपनी बड़े लेवल पे ट्रक्स प्रोड्यूस कर रही है, लार्ज नंबर ऑफ ट्रक्स प्रोड्यूस कर रही है, तो ऑब्वियसली जो लार्ज नंबर ऑफ ट्रक्स प्रोड्यूस कर रही है वो चीज सस्ती प्रोड्यूस कर रही है, वो सस्ते ट्रक्स प्रोड्यूस कर रही है एज कम्पेयर टू इंडिविजुअल ट्रक प्रोड्यूसिंग। यहाँ पे यही चीजें वो समझा रहा है, और कुछ भी नहीं है। काम की बात करते हैं, प्रोटेक्टिंग द लेबर रिक्वायरमेंट्स, नहीं इसकी भी जरूरत नहीं है। लर्निंग कर्व्स ऑफ प्रैक्टिस, जी बस ठीक है जी। जी स्टूडेंट्स, ये आपका लेसन था, लेसन नंबर 19 20 21। इनको रीड कीजिएगा, उम्मीद करता हूँ ये लेसन आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगी। वीडियो को लाइक कमेंट लाजमी कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।